हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्रॉप क्लासरूम। मेरा नाम प्रवीण सिंह और आज अपन पढ़ रहे हैं राइस क्रॉप के बारे में। ये अपने राइस क्रॉप की फोर्थ क्लास है। अभी तक जो स्टार्टिंग जो थर्ड क्लास है उसके अंदर अपन ने राइस की कुछ पोर्शन को पढ़ लिया है। अभी अपनी लास्ट क्लास रहेगी जिसमें अपन राइस क्रॉप को कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग की जो थर्ड क्लास है, 3 क्लासेज हुई है, उनमें अपन ने क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। फर्स्ट अपन ने देखा था राइस के बारे में। राइस का जैसे नॉर्मल बॉटनिकल नेम हो गया, जनरल इंट्रोडक्शन जैसे बॉटनिकल नेम हो जाएगा, इसका ओरिजिन प्लेस हो जाएगा, है ना। जो राइस है इसके क्रोमोसोम नंबर अपन देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपन ने स्टार्टिंग में देख ली थी। इसकी फैमिली देख ली थी। ये आप सब लोगों को पता भी होगा। जैसे राइस का बॉटनिकल नेम क्या होता है बताओ? ओराइजा सेटाइवा है। ओरिजिन इसका क्या है अपने साउथ ईस्ट एशिया अपने हो जाएगा, है ना। इस तरह की अपन ने चीज़ें देख ली थी। फिर उसके बाद में अपन ने क्या देखा बच्चों? फिर अपन ने पढ़ा था राइस से रिलेटेड राइस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, राइस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि वर्ल्ड के अंदर राइस है वो सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है बच्चों? चाइना में होता है। अगर आपसे पूछा जाए एरिया, एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर अपने वर्ल्ड में, तो अपने हो जाएगा इंडिया में। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कौन से कंट्री के अंदर है राइस की? तो वो अपने आ जाएगी ऑस्ट्रेलिया। फिर अपन ने देखा इंडिया लेवल पर, इंडिया में अपन ने देखा सबसे ज़्यादा जो अपने प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होता है? तेलंगाना में होता है। ठीक है, अभी नए डाटा आए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या अपने सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अपने होता है तेलंगाना में। जो एरिया है उसमें फर्स्ट रैंक पर यूपी है। और फिर अपन ने पढ़ा था कि जो प्रोडक्टिविटी है वो किसकी? अपने पंजाब की है। नेक्स्ट अपन ने देखा बच्चों, जो राइस से रिलेटेड अपन ने पढ़ा है उसमें अपन ने देखा है राइस के क्लासिफिकेशन, या अपन बोल सकते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू। न्यूट्रिशन वैल्यू में अपन ने देख लिया कि राइस में नॉर्मली जो सीरियल होते हैं उनमें लाइसिन की कमी पाई जाती है, बट जो राइस क्रॉप है उसमें लाइसिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। न्यूट्रिशन वैल्यूज के बाद में फिर अपन ने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया। क्लासिफिकेशन में अपन ने क्या पढ़ा कि इसमें टोटल 24 स्पीसीज है राइस की, जिसमें से 22 स्पीसीज तो क्या है वाइल्ड स्पीसीज है, और जो 2 स्पीसीज है वो क्या है कल्टिवेटेड है। उन दोनों के नाम भी अपन ने देखे थे, ओराइजा सेटाइवा और एक का नाम क्या है ओराइजा ग्लेबेरिमा। इन सब की अपन ने स्टडी की, कंप्लीट क्लासिफिकेशन पढ़ा। फिर अपन ने देखा बच्चों इसकी वेराइटीज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अपने जितनी भी इसकी वेराइटीज पॉसिबल थी वो सारी देखी। इसकी हाइब्रिड वेराइटीज के बारे में भी देखा अपन ने, सुपर राइस वगैरह के बारे में भी पढ़ा। इन सब के बारे में अपन ने स्टडी कर ली। नेक्स्ट अपन ने इसका जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, राइस का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के बाद में सॉरी क्लाइमेट है अपने, क्लाइमेट वाले पोर्शन को अपन ने अच्छे से पढ़ा है कि जो राइस है वो C3 प्लांट है। ठीक है, साथ में अपने जो राइस है उसको सॉइल किस टाइप की चाहिए होती है? अपने क्ले या क्ले लोम सॉइल चाहिए होती है। पीएच इसको एसिडिक पीएच चाहिए होती है। तो ये सब अपन ने चीज़ें पढ़ ली है। नेक्स्ट अपन ने नर्सरी के बारे में पढ़ा कि जो राइस क्रॉप है उसको वो कौन सी किस तरह की नर्सरी में अपने ग्रो करता है। डिफरेंट डिफरेंट अपन ने नर्सरी के मेथड भी पढ़े हैं। जैसे अपन ने पढ़ा SRI मेथड, जिसको अपन सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं। डेपोंग मेथड के बारे में अपन ने पढ़ा है। ठीक है, इन सब की अपन ने स्टडी कर ली। फिर अपन ने पढ़ा इसमें जो सोविंग टाइम कौन सा रहता है, अपने 3 जो सीजन देखे असमन बोरो के बारे में। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था कि जो राइस है उसके अंदर अपने सीड रेट अपन कितनी यूज करते हैं। इसके न्यूट्रेंट मैनेजमेंट की भी अपन ने स्टडी कर ली है कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रेंट, NPK की मात्रा कितनी दी जाती है। राइस में जो नाइट्रोजन का जो लॉसेज होता है वो बेसिकली 3 प्रकार से होते हैं, अपने लीचिंग के रूप में, डीनाइट्रिफिकेशन के रूप में, है ना। तो इन सब की भी अपन ने स्टडी कर ली है। जो हमने एक अपने नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है उसकी भी अपन ने स्टडी कर ली है। ये सारे अपने पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट अपन देखते हैं राइस में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक बार इसको इरेज कर देते हैं। तो आप बच्चों ये जो सारे टॉपिक अगर आपको स्टडी करनी है तो आप पीछे की जो क्लासेस है, 3 क्लासेस हो चुकी है, वो आप देखिएगा, वहां से अपने क्लियर हो जाएगा। आज की ये लास्ट क्लास है, इसमें अपन कंप्लीट राइस क्रॉप को आज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले अपन देखते हैं राइस में डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। माइक्रोन्यूट्रिएंट की जब बारी आती है ना, तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज का नाम आता है। इसका नाम क्या है बच्चों? खेरा डिजीज। ठीक है, खेरा डिजीज, अगर आप लोग एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हो तो आपने 100% खेरा डिजीज का नाम कभी ना कभी सुना होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक फेमस क्वेश्चन है और रेगुलरली क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है खेरा डिजीज, कि खेरा डिजीज किसकी कमी से होती है। तो किसकी कमी से होती है खेरा डिजीज? अपने जिंक की डेफिशिएंसी से होती है मेनली खेरा डिजीज। अब देखो, जिंक की कमी से होती है तो इसका मतलब क्या है कि जब खेरा डिजीज होगी तो इसको जब इसकी कमी का मैनेजमेंट करना है अपने को, तो अपन क्या करेंगे, इसमें जिंक डालेंगे फील्ड के अंदर। तो अपन जिंक किसके रूप में डालते हैं बच्चों? जिंक सल्फेट के रूप में, ZnSO4 बोलते हैं। ZnSO4 के साथ में अपन क्या करते हैं, स्लेक्ड लाइम, जिसको अपन बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी यूज किया जाता है। इनका रेशियो क्या होता है अपने? 2:1। इसका मतलब क्या है, अपने जिंक सल्फेट है उसकी मात्रा तो कितनी हो जाएगी अपने? 2। और अपने स्लेक्ट लाइम है, स्लेक्ड लाइम है, उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? 1। जैसे अगर अपन ने 100 ग्राम अगर अपन ने क्या किया, जिंक सल्फेट लिया है, तो 50 ग्राम अपने को क्या लेना पड़ेगा? स्लेक्ट लाइम लेना पड़ेगा। ठीक है, अपन करते क्या है बेसिकली, डिजोल्व करते हैं 5 किलोग्राम ऑफ जिंक सल्फेट एंड 2.5 kg ऑफ स्लेक्ट लाइम। ठीक है, इन्होंने मात्रा ही बता दी कि अपने को जिंक सल्फेट लेना है कितना? 5 kg, और अपने 2.5 kg क्या लेना है अपने को? स्लेक्ट लाइम लेना है। फिर अपन क्या करेंगे, उसको 1000 लीटर ऑफ वाटर के अंदर अपन डालेंगे, और इस जो सॉल्यूशन है उसको अपन क्या कर देंगे? स्प्रे कर देंगे। ठीक है, और कब स्प्रे किया जाता है हमने? 10 to 20 डेज आफ्टर सोविंग। तो ये अपनी हो जाएगी खेरा डिजीज, जो जिंक की कमी से होती है। इसके लिए जिंक सल्फेट और स्लेक्ट लाइम का यूज किया जाता है मेनली, और कितना किया जाता है हमने? 2:1 में यूज किया जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट आता है बच्चों ब्राउनिंग ऑफ राइस। मेनली जो राइस है उसमें ब्राउनिंग है वो किसकी वजह से होती है? अपने आयरन टॉक्सिसिटी की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है बच्चों? आयरन की जब मात्रा ज्यादा हो जाती है उसकी वजह से जो राइस है उसमें ब्राउनिंग हो जाती है, जो लीव्स है वो ब्राउन कलर की हो जाती है। आयरन टॉक्सिसिटी ओकर्स इन द वाटर लॉग्ड एसिड सल्फेट सॉइल्स। ठीक है, ये आयरन टॉक्सिसिटी कब होगी अपने बच्चों? जब अपना जो फील्ड होगा ना, उसमें क्या होगा? अपनी वाटर लॉग कंडीशन। वाटर लॉग मतलब पानी भराव कंडीशन। अपने बताया राइस क्रॉप के लिए अपने को वाटर लॉग कंडीशन अपन लेनी पड़ती है। तो जब वाटर लॉग कंडीशन होगी, वाटर का जल का भराव होगा किसमें? फील्ड में। वाटर लॉग्ड कंडीशन होगी, उस कंडीशन में क्या हो जाता है? अपने आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, आयरन टॉक्सिसिटी हो जाती है, और उसकी वजह से एक डिजीज होती है, उसका नाम क्या है बच्चों? ब्राउनिंग। कौन सी डिजीज हो जाती है? ब्राउनिंग। ये पर्टिकुलरली अपने कौन सी सॉइल में होता है? अपने ऑक्सी सॉइल और अल्टी सॉइल, जो अपने सॉइल ऑर्डर है उसके अंदर स्पेशली अपने को दिखाई देता है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन राइस लीव्स दैट कॉज ब्राउनिंग इज 300 ppm। अब बच्चों क्या होता है, आयरन की मात्रा कितनी हो जाए जब ब्राउनिंग हो जाती है? तो आयरन जब अपने 300 पार्ट पर मिलियन, 300 ppm से अपने ज़्यादा मात्रा में आ जाता है, तो क्या हो जाती है? प्लांट्स के अंदर अपने ब्राउनिंग दिखाई देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा ब्राउनिंग किस में होती है, तो आप बता दो कौन सी क्रॉप में होती है? राइस में होती है। कौन सी कंडीशन में होगी? वाटर लॉग्ड कंडीशन में होगी। होता क्या ब्राउनिंग में? आयरन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, और कितनी इंक्रीज होती है? 300 पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो ये अपनी हो जाएगी ब्राउनिंग, जिसको अपन बोलते हैं आयरन टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट अपन डिजीज देखते हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट से होती है, उसका नाम क्या है? एक्यो की डिजीज, जिसके बारे में वैसे अपन ने पिछली क्लास में थोड़ा देख लिया था। इसमें क्या होता है? इट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, एक्यो की डिजीज किसकी वजह से होती है अपने? देखो, वैसे अपन ने पहले पढ़ा था, जो एक्यो की डिजीज है ये भी किसकी वजह से होती है अपने? जो वाटर लॉग्ड कंडीशन होती है ना, वाटर लॉग्ड कंडीशन होगी। ठीक है, उसके अंदर ही अपने क्या होता है कि अपने H2S, हाइड्रोजन जो सल्फाइड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड की क्या हो जाती है अपने? टॉक्सिसिटी हो जाती है, और उसकी वजह से अपने कौन सी डिजीज होती है? इसका नाम क्या है? एक्यो की डिजीज। एक्यो की डिजीज हो जाती है। ठीक है,
तो यही लिखा हुआ है देखो, इसमें क्या होता है, हमने एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब जम जाता है कौन, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको अपन क्या कहते हैं, H2S बोलते हैं। गैस ड्यू टू रिडक्शन ऑफ द सल्फेट बाई सल्फर रिडक्शन बैक्टीरिया। और ये किसकी वजह से होता है, एक सल्फर रिडक्शन बैक्टीरिया आ जाता है अपने वाटर लोड कंडीशन में, जिनका नाम क्या है, डी सल्फो विब्रियो और डी सल्फो डी सल्फोटोमेक्यूलम। ये दो बैक्टीरिया आते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, एक का नाम तो है डी सल्फो विब्रियो और एक कौन है, डी सल्फो मैक्यूलम। ठीक है, ये अपने सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है। कौन सी कंडीशन में आएंगे, अपने वाटर लोड कंडीशन में आएंगे। और सबसे पहले इसको रिपोर्ट कहाँ किया गया था, अपने जापान में। कहाँ किया गया था, जापान में। तो वापस देखो एक बार, अपने एक्यो की डिजीज है, कौन सी कंडीशन में होती है, तो आप बता सकते हो बच्चों, एक्यो की डिजीज मेनली होती है अपने वाटर लोड कंडीशन में। सबसे पहले इसको रिपोर्ट कहाँ किया गया, जापान के अंदर किया गया। कहाँ रिपोर्ट किया गया, जापान में। इसमें होता है कि आपने H2S जो गैस है उसका अक्यूमुलेशन हो जाता है। H2S गैस है वो क्या हो जाती है, जम जाती है। तो H2S की वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी की वजह से एक डिजीज होती है, उसका नाम क्या है, एक्यो की डिजीज। इसमें दो बैक्टीरिया मेनली काम में आते हैं। एक का नाम क्या है अपने डी सल्फो विब्रियो और दूसरे का नाम क्या है अपने सल्फोटोमैक्यूलम। ठीक है, ये दो बैक्टीरिया है, उसकी वजह से अपने क्या होती है, एक्यो की डिजीज हो जाती है। अब देखो अपन देखते हैं बच्चों, जो राइस क्रॉप है ना, उसमें सिलिकॉन का क्या रोल है। ठीक है, अपने को बताया हाइड्रोजन सल्फाइड है, सॉरी सिलिकॉन है। ये अपने राइस क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये सिलिकॉन अपने क्या रोल रखता है, तो सिलिकॉन इज कंसिडर्ड एज द बेनिफिशियल न्यूट्रेंट फॉर राइस प्रोडक्शन। ठीक है, राइस के प्रोडक्शन करना है अगर अपने को, तो इसके लिए जो बेनिफिशियल न्यूट्रेंट है उसका नाम क्या है, अपने सिलिकॉन है, जिसको अपन SI से रिप्रेजेंट करते हैं। It enhances the plant resistance by forming the thick cuticle silica layer, which act as barrier against the insect pest and disease। ये बेसिकली क्या करता है, देखो बच्चों, जो सिलिकॉन लेयर है ना, वो प्लांट के ऊपर एक मोटी अपने एक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, सिलिकॉन क्या करता है, जो सिलिकॉन है वो प्लांट के ऊपर एक मोटी थिक लेयर बना लेता है। और इस लेयर की वजह से क्या होता है, अपने जो अपने जो डिजीज होती है, जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, उनका जो अटैक है, उसके अटैक को अपने क्या कर देता है, ये रोक देता है। तो एक टाइप का क्या काम करता है सिलिकॉन, सिलिकॉन बच्चों करता है एक टाइप का रेजिस्टेंस का काम। कौन सा काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। तो समझ में आ गया, राइस क्रॉप के लिए सिलिकॉन एक बेनिफिशियल न्यूट्रेंट है। और ये सिलिकॉन क्या करता है, अपने राइस क्रॉप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, राइस क्रॉप को क्या करता है बच्चों, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट अपने आता है, देखो एक नोट दिया हुआ है। नोट क्या है, अमोंग द जो अमोंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जितने भी अपने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उनमें अपने जो जिंक डेफिशिएंसी इन राइस फील्ड वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन तराई सॉइल बाय YL नेने 1966, फॉलो बाय द आयरन डेफिशिएंसी इन सैंडी सॉइल ऑफ पंजाब। देखो, जो अपन ने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से डिजीज देखी, जैसे अपन ने देखा क्या, जिंक की कमी से कौन सी डिजीज होती है अपने, कौन सी एक अपने डेफिशिएंसी होती है, खेरा डेफिशिएंसी होती है। अपन ने पढ़ा कि जो आयरन है उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से क्या हो जाता है, अपने आयरन की टॉक्सिसिटी से अपन ने क्या पढ़ा था, जो ब्राउनिंग हो जाती है। ठीक है, राइस के अंदर अपने क्या हो गया, ब्राउनिंग हो गई थी। ठीक है, ये देखा अपन ने ब्राउनिंग इन राइस। और एक अपन ने देखा क्या, H2S की वजह से अपन ने देखा हाइड्रोजन सल्फाइड का जब एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो एक डिजीज होती है, उसका नाम क्या है, एक्यो की डिजीज हो जाती है। ठीक है, उनमें से जो खेरा डिजीज है ना, जो जिंक की कमी से होती है, उसको सबसे पहले रिपोर्टेड किया गया कौन से रीजन में, अपने तराई सॉइल में, तराई सॉइल के अंदर। और किसने किया था, YL नेने ने, YL नेने ने।
और कहाँ किया था बच्चों? पंतनगर में। ये साइंटिस्ट है अपने कहाँ के? पंतनगर के। तो पंतनगर जो उत्तराखंड है ना, वहां पर सबसे पहले इसको क्या किया गया? रिपोर्टेड किया गया। कब किया गया था? 1966 में किया गया। फिर अगर अपन देखें आयरन टॉक्सिसिटी, क्या हो गया ये? नेक्स्ट अपन ने देखा बच्चों, जो क्या होता है आयरन टॉक्सिसिटी होती है, इसकी वजह से क्या हो जाता है? ब्राउनिंग हो जाती है। इसको सबसे पहले रिपोर्टेड किया गया, कहाँ किया गया था? अपने सैंडी सॉइल में। कहाँ किया गया? सैंडी सॉइल के अंदर किया गया। तो चलो यहाँ तक हो गया। अबाउट 48.8% ऑफ सॉइल आर डेफिशिएंट इन द जिंक with deficiency prevalence across the all state of country. Boron deficiency was first reported in high calcareous soil of Bihar. ध्यान रखना बच्चों, जो हमने 48.8% जो डेफिशिएंसी है ना, वो मेनली अपने को किस में दिखाई देती है? जिंक की कमी दिखाई देती है। और ये जो जिंक की कमी है ना, इंडिया की ऑल स्टेट्स के अंदर अपने को दिखाई देती है। इंडिया के जितने भी स्टेट है ना, हर स्टेट के अंदर अपने को दिखाई देती है। वही अगर अपन बात करें बोरोन डिफिशियंसी की, वो उसको फर्स्ट रिपोर्टेड किया गया इन हाई कैलकेरियस सॉइल ऑफ द बिहार। सबसे पहले बोरोन डेफिशिएंसी को कहाँ रिपोर्ट किया गया? जो हाई कैलकेरियस, हाई कैल्शियम वाली जो सॉइल है, तो कहाँ पर? अपने बिहार में, वहाँ रिपोर्ट किया गया। आयरन डेफिशिएंसी इज मोर कॉमन इन द कर्नाटका। आयरन की जो डेफिशिएंसी है, इसकी वजह से अपने क्या होता है? ब्राउनिंग हो जाती है। वो सबसे ज्यादा कॉमन कहाँ मिलती है अपने को? कर्नाटका में मिलती है। वहीं अगर आप देखोगे, बोरोन डेफिशिएंसी अपने को कहाँ मिलेगी? सबसे ज़्यादा उड़ीसा में मिलेगी। और मोलिब्डेनम जो डेफिशिएंसी है, वो मिलती है कहाँ पर? गुजरात में। तो ये तीन चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। आयरन डेफिशिएंसी कहाँ मिलती है? कर्नाटका में। बोरोन डेफिशिएंसी उड़ीसा में। और मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी मेनली कहाँ कॉमनली दिखाई देती है? गुजरात में दिखाई देती है। तो ये अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपन देखते हैं मॉडर्न टूल ऑफ नाइट्रोजन मैनेजमेंट। नाइट्रोजन मैनेजमेंट करने के लिए आपने बताया राइस के अंदर सबसे बड़ी समस्या अपने नाइट्रोजन की रहती है। इसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना? तो नाइट्रोजन का मैनेजमेंट करने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं? एक तो अपने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, इसका नाम क्या है? एलसीसी, जिसको अपन बोलते हैं लीफ कलर चार्ट। क्या नाम है? एलसीसी, जिसको अपन बोलते हैं लीफ कलर चार्ट। ए ड्यूरेबल पॉकेट साइज टूल। ठीक है, ये अपने पॉकेट में आने वाला टूल है, छोटा सा टूल है। मेड फॉर हाई क्वालिटी प्लास्टिक विद 6 ग्रीन स्ट्रीप ऑफ वेयरिंग शेड 1 रेशियो पेल ग्रीन टू द 6 इज कॉल्ड द डार्क ग्रीन। ठीक है, देखो ये बोल रहा है अपने पास में कि एक अपने जो एलसीसी, जिसको हम बोलते हैं लीफ कलर चार्ट, ये क्या है? अपने लीफ कलर चार्ट एक पॉकेट साइज इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एक छोटी सी क्या होती है? अपनी स्ट्रिप होती है। ठीक है, छोटा सा टूल है, एक स्केल टाइप का, जिसमें अपने क्या होता है? जिसमें 1 to 6 के रूप में अपने रेंजेस मिलती है। एक नंबर मिलेगा ना, वो तो क्या होगा? अपने पेल येलो कलर को डिनोट करेगा। ठीक है, वही अपने जो 6 नंबर होगा, ठीक है, जैसे अपने ये 1 नंबर हो गया, फिर 2 नंबर, 3, 4, 5, और लास्ट में अपने क्या आ जाएगा? स्केल में लिखा होगा 6। जो 6 नंबर होगा वो क्या होगा बच्चों? डार्क ग्रीन। ठीक है, जैसे अपन बता सकते हैं ये इस तरह से अपने इसमें कलर होंगे। ठीक है, 1 नंबर होगा वो क्या होगा? येलो कलर का होगा। और 6 नंबर होगा वो क्या होगा बच्चों? डार्क ग्रीन कलर का होगा। पेल येलो से अपने डार्क ग्रीन कलर अपने को मिलेगा। अप्लाई 30 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर when the youngest fully expected leaf matches set 3 to 4, ensuring nitrogen application synchronous for high need for optimum nitrogen use efficiency। ठीक है, ये बोल रहा है जब अपने क्या होगा? अपने को 30 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर के हिसाब से अप्लाई करनी होगी नाइट्रोजन को। ठीक है, कब? जब अपने यंगेस्ट फुल्ली एक्सपांड लीफ मैचेस सेट 3 to 4 इंश्योरिंग नाइट्रोजन एप्लीकेशन। जब अपने को क्या मिले?
जब रेंजेस मिले ना, लीफ की जो स्ट्रक्चर है वो 3 से 4 के बीच में अपने ग्रीन कलर की दिखाई दे, ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन का यूज करना पड़ेगा। और कितना यूज करना है अपने, 30 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है, समझ में आया आपको। तो देखो लीफ कलर चार्ट क्या है, एक पॉकेट साइज इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक पॉकेट साइज की स्केल है, जिसमें एक नंबर पर अपने क्या होता है, लाइट ग्रीन कलर का, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर अपने होता है। 6 नंबर होगा उसमें क्या होगा अपने, डार्क ग्रीन कलर होगा। जब अपने को 3 से 4 नंबर जो स्केल है उसके इक्वल अपने को क्या मिले, अगर लीफ दिखाई दे तो अपने को वहां पर क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन की एप्लीकेशन की जाती है। और नाइट्रोजन की एप्लीकेशन कितनी की जाती है, 30 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपने इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम क्या है बच्चों, SPAD मीटर। ठीक है, ये SPAD मीटर क्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल मीटर भी बोलते हैं। SPAD स्टैंड फॉर सोइल प्लांट एनालिसिस डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि SPAD की फुल फॉर्म क्या है। क्या होती है SPAD की फुल फॉर्म, सोइल प्लांट एनालिसिस डेवलपमेंट। ए पोर्टेबल डिवाइस, पोर्टेबल मतलब इसको अपन फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, जो फोल्डेड होती है उसको अपन बोलते हैं पोर्टेबल डिवाइस। देट मेजर द लीफ क्लोरोफिल कंटेंट नॉन डिस्टिंक्टिवली इंडिकेटेड प्लांट नाइट्रोजन स्टेट। ठीक है, तो ये अपने क्या दिखाई देता है, देखो सोइल प्लांट एनालिसिस डेवलपमेंट क्या करता है बच्चों, एक पोर्टेबल डिवाइस है जो फोल्डेबल है, ठीक है, और ये क्या करती है अपने लीफ में जो क्लोरोफिल है ना, लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल है उसकी मात्रा को अपन बताती है, ठीक है, क्लोरोफिल कंटेंट को बताती है। और इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, नाइट्रोजन का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये अपने इसकी एक तो फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, SPAD, जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफिल मेथड, फुल फॉर्म है सोइल प्लांट एनालिसिस डेवलपमेंट। इसके द्वारा अपन क्लोरोफिल की क्वांटिटी को चेक करते हैं लीफ के अंदर। नेक्स्ट अपने बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस आती है, इसका नाम क्या है बच्चों, ग्रीन सीकर। क्या नाम है, ग्रीन सीकर। ए handheld sensor that measure crop figure by detecting reflected light। ठीक है, ये क्या करती है बच्चों, जो अपने रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ना, लाइट गई फिर वापस उसका जो रिफ्लेक्शन आता है, तो रिफ्लेक्टिंग लाइट को ये डिटेक्ट करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। It provides real-time data to optimize nitrogen application and improve crop productivity। ठीक है, तो कुल मिला के देखो, ग्रीन सीकर क्या करता है अपने, लाइट का रिफ्लेक्शन करता है, लाइट का क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है, और हमारे को रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करता है। क्या करता है, हमारे को रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करता है, ताकि अपन क्या कर सके बच्चों, नाइट्रोजन की एप्लीकेशन कर सके। ठीक है, तो समझ में आया, हमने 3 अपन ने इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, एक का नाम तो क्या है, ग्रीन सीकर, एक अपन ने पढ़ा SPAD जिसको हम बोलते हैं सोइल प्लांट एनालिसिस डेवलपमेंट, और एक पढ़ा अपन ने लीफ कलर चार्ट, ठीक है, LCC। तो फर्स्ट अपने कौन सा है, लीफ कलर चार्ट, जिसके अंदर अपने 1 से 6 तक नंबरिंग होती है, एक स्केल होती है। 3 से 4 नंबरिंग हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन की एप्लीकेशन की जाती है। SPAD द्वारा अपन क्या करते हैं बच्चों, एक टाइप का क्लोरोफिल मेथड है, फुल फॉर्म होती है सोइल प्लांट एनालिसिस डेवलपमेंट। लास्ट अपन ने पढ़ा ग्रीन सीकर, जो अपने लाइट रिफ्लेक्शन करता है, इसके द्वारा अपने को रियल टाइम डाटा मिलते हैं, और इसके द्वारा अपन नाइट्रोजन का रियल टाइम एप्लीकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने आता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है अपने, इसमें अपन यूज करते हैं बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको अपन कहते हैं BGA, और साइनोबैक्टीरिया। इसकी स्पीसीज कौन सी है साइनोबैक्टीरिया की, एनाबिना और नोस्टॉक। ये क्या करती है अपने, फिक्स नाइट्रोजन इन फ्लडेड राइस फील्ड एंड इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। BGA can reduce the nitrogen requirement of rice by 25 to 30% and also increase the crop yield by 25 to 30%. It fixes
20 to 30 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर एंड द सीड रेट ऑफ BZA इज 10 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या एक टाइप का अपने बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है, उसको अपन बोलते हैं क्या, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जा सकता है। ठीक है, ये अपने क्या कर सकता है बच्चों, 25 to 30% जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है ना, उसको कम कर देगा। इसकी वजह से जो इल्ड है वो क्या होती है अपने 25 to 30% अपने इल्ड भी इंक्रीज हो जाती है। सीड रेट अपने ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए कितनी चाहिए होती है, अपने 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से सीड रेट चाहिए होती है। और ये अपने नाइट्रोजन कितना फिक्स करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ब्लू ग्रीन एल्गी द्वारा जो नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है वो क्या जाता है बच्चों, 20 to 30 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। ठीक है, एक हेक्टेयर में कितना नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है, 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर के हिसाब से फिक्स किया जाता है। तो क्लियर है अपने ब्लू ग्रीन एल्गी। BZA is applied 10 kilogram per hectare after 7 days of transplanting with standing water in field। ठीक है, BZA का एप्लीकेशन कितना किया जाएगा अपने, 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। देखो कुछ डाटा है बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। चार डाटा अपने पढ़े से रिलेटेड ब्लू ग्रीन एल्गी से। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि अपने को ब्लू ग्रीन एल्गी है उसका एप्लीकेशन कितना करना है, तो आप बताओगे 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है, पूछा जाए कि ब्लू ग्रीन एल्गी कितना नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो 25 to 30। ठीक है, 25 to 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से अपने क्या कर देता है, अपने ये नाइट्रोजन फिक्स कर देता है। और इसकी वजह से जो इल्ड है वो भी क्या है अपने 25 से 30% जो इल्ड है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, 25 to 30% अपने जो इल्ड है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं वाटर फर्न, जिसका नाम क्या बच्चों, एजोला। और एक अपने क्या है, एनाविना एजोला इज सिम्बायोसिस। ठीक है, जो अपने वाटर फर्न है ना, एजोला और एनाबिना, ये दोनों अपने क्या करती है, अपने सिम्बायोसिस के साथ में रहती है। और इनको अपन वाइडली यूज करते हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर इन द राइस फील्ड। तो ध्यान रखना आपने, एक वाटर फर्नेस का नाम है एनाबिना और एक अपने होती है एजोला। इन दोनों को अपन क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों को अपन सिम्बायोसिस के रूप में दोनों रहती है और इनको बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम में लेते हैं राइस क्रॉप के अंदर। नेक्स्ट अपने आता है एजोला, जिसका फुल फॉर्म होती है अपने एजोला पिनेटा, इज ए बायो फर्टिलाइजर बट इट इज ऑल्सो यूज एज द ऑर्गेनिक मैन्योर। ये अपने बायो फर्टिलाइजर है बट इसको अपन ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में भी काम में ले सकते हैं। नॉन सिम्बायोटिक, जिसको अपन बोलते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसका नाम क्या है अपने एजेटोबैक्टर, और एक है कौन सा, एजोस्पाइरिलम, ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द राइस फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, और अभी अपने एवं भी आया था कि अपने फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं जो अपन राइस क्रॉप में काम में लेते हैं। ये अपने क्या होते हैं, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। जैसे हमने आता है, एक का नाम तो क्या है एजेटोबैक्टर और एक का नाम क्या है अपने एजोस्पाइरिलम। तो एजिटोबैक्टर और एंजियोस्पर्मिलम को अपन क्या करते हैं बच्चों, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो अपने स्पेशली राइस फील्ड के अंदर काम में लिए जाते हैं। तो ये अपने नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड अपन ने देख लिया कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, जिसका नाम क्या है, इन्वायरमेंटल कंसर्न। देखो, लो लैंड पेडी फील्ड इमिट मीथेन। जो अपने लो लैंड पेडी फील्ड मतलब ऐसा पेडी फील्ड जिसमें क्या हो, अपने वाटर लोड कंडीशन हो। ठीक है, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है बच्चों, जो मेथेन गैस होती है ना, CH4 गैस, ये बाहर निकलती है बहुत ज़्यादा, इसके द्वारा मेथेन गैस छोड़ी जाती है। ठीक है, द गैस ड्यू टू रिडक्शन ऑफ द CO2 अंडर द एनारोबिक कंडीशन इन वाटर लॉग सोइल विच इज सिग्निफिकेंटली ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, और ये मेथेन गैस किसकी वजह से होती है, क्योंकि देखो अपने क्या होता है, वाटर लॉग कंडीशन में अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना,
इसका क्या हो जाता है बच्चों, रिडक्शन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाती है, अपने मेथेन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेथेन में। और ये जो मेथेन गैस है वो मेनली अपने क्या होती है, एक टाइप की ग्रीन हाउस गैस है। और इसकी वजह से अपने क्या होता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो ये अपने लिए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये अपने क्या हो जाएगा, इसका एक हानिकारक प्रभाव रहता है राइस के कल्टीवेशन का। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्राउन मेन्योर इन राइस। राइस में अपन जो ब्राउन मेन्योरिंग करते हैं वो क्या है अपनी, ब्राउन मेन्योरिंग इज ए नो टिल। ठीक है, ब्राउन मेन्योरिंग में अपन क्या करते हैं बच्चों, टिलेज नहीं करेंगे, विदाउट टिलिंग के होता है। ठीक है, मेथड ऑफ ग्रीन मेन्योरिंग, इसको अपन क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ ग्रीन मेन्योरिंग भी बोलते हैं। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया अपने, ऑस्ट्रेलिया में, इन 1996 में। ध्यान रखना, ब्राउन मेन्योरिंग को सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, 1996 में ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, नो टिल, विदाउट टिल के अपन ग्रो करते हैं, ग्रीन मेन्योरिंग इसको कहा जाता है। ब्राउन मेन्योरिंग इज ए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वेयर ए कवर क्रॉप यूजुअली सस्पेनिया या डेंचा इज ग्रोन अलोंग ए साइड ऑफ राइस क्रॉप। ठीक है, देखो ब्राउन मेन्योरिंग में अपन करते क्या है बच्चों, अपने जो राइस क्रॉप है ना, जैसे अपने राइस क्रॉप है, ठीक है, ये कौन सी क्रॉप है, राइस क्रॉप है। इसके साथ में अपन ने क्या कर दिया, इसके अलोंग अपन ने जो डेंचा है, ठीक है, डेंचा की जो क्रॉप है उसको भी अपन ने ग्रो कर दिया, है ना। फिर अपन क्या करेंगे, जो डेंचा के जो सीड्स है उसको अपन मेनली राइस के जो फील्ड है उसमें अपन ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं। और ब्रॉडकास्टिंग अपन कितनी करते हैं, 20 to 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग। जब अपने जो ये डेंचा की क्रॉप है, ये क्या हो जाती है अपने, जब ग्रो कर जाती है, जब लीफ इसके अंदर बन जाती है, उस टाइम अपन क्या करेंगे, इस डेंचा की क्रॉप को, इस सस्पेनिया जो प्लांट्स हैं इनको अपन कट कर देते हैं। और ये अपने क्या करते हैं, राइस जो फील्ड है उसके अंदर नाइट्रोजन है उसकी मात्रा को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो देखो ये लिखा हुआ अपने ब्राउन मैन्योरिंग में अपन क्या करते हैं बच्चों, कि डेचा के क्रॉप को यूज करते हैं, सस्पेनिया या डेचा को यूज किया जाता है अलोंग द राइस क्रॉप। द राइस फील्ड सस्पेनिया इज ब्रॉडकास्टिंग इज द रेट ऑफ 20 to 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं अपन डेचा की क्रॉप को कितने, किस हिसाब से, 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। ऑन टू मॉइस्ट सॉइल 2 to 3 days आफ्टर द राइस सोविंग। कब करेंगे अपन, राइस की सोविंग के 2 से 3 दिन बाद में। बोथ क्रॉप ग्रो टूगेदर इन 25 to 30 days। फिर अपन क्या करेंगे, 25 to 30 days बाद में, 25 to 30 days तक तो दोनों को साथ में ग्रो करने देते हैं। बाद में अपन क्या करते हैं, हर्बिसाइड का यूज करते हैं, और उससे अपन क्या कर देंगे, जो डेंचा है उसकी क्रॉप को नॉक डाउन कर देते हैं, गिरा देते हैं। कौन से हर्बिसाइड का यूज करेंगे, 2,4-D का, 0.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इससे अपने क्या हो जाता है, अपने जो सस्पेनिया या डेंचा के जो प्लांट्स है वो किल हो जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, हमने इनरिच द सॉइल एंड अप्रोक्सीमेटली 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर ऑफ नाइट्रोजन। इसकी वजह से अपने 35 kg जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, कंट्रोल ब्रॉडली फीड, और अपन जब 2,4-D का यूज करेंगे उसकी वजह से अपने क्या होता है, ब्रॉडली फीड है उनका भी कंट्रोल हो जाता है। इम्प्रूव सॉइल हेल्थ बाय रिटर्निंग मॉइस्चर, रिड्यूस इरोजन एंड इनहेंस ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। तो ये अपनी होती है देखो ब्राउन मैन्योरिंग। ब्राउन मैन्योरिंग में अपन क्या करते हैं बच्चों, जो राइस फील्ड है उसमें अपन सस्पेनिया या डेंचा जी की जो क्रॉप है उसको भी अपन डाल देंगे। ये किस हिसाब से डालते हैं अपन, 25 to 30 kg के हिसाब से। ठीक है, फिर अपने क्या होता है 25 से 30 दिन बाद में, 25 to 30 days बाद में अपन यूज करते हैं 2,4-D का। 2,4-D के द्वारा क्या होता है, जो अपने सस्पेनिया की जो क्रॉप है ना वो नॉकडाउन हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से फील्ड के अंदर 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से अपने नाइट्रोजन मिलता है, किसको, राइस क्रॉप को। ठीक है, और यही क्या कहलाता है अपने, ब्राउन मैन्योरिंग कहलाता है। और ये प्रोसीजर क्या कहलाती है बच्चों, ब्राउन मैन्योरिंग कहलाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन।
अगला है बच्चों जिसका नाम क्या है, सुपर राइस। नाम सुना होगा आपने, सुपर राइस है। इसके बारे में हमने देखो सबसे पहले किसने बताया हमने, या इसकी खोज किसने किया, इसको बनाया किसने था, डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश, डॉक्टर जीएस खुश भी इनको बोला जाता है। इन्होंने सबसे पहले सुपर राइस को बनाया। इसके लिए इनको सबसे पहले क्या मिलता है, वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया 1996 में। इन्होंने जो डेवलप किया था सुपर राइस को, कहाँ किया था, IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो अपने फिलीपींस में है। कब किया था, 1989 में। और वर्ल्ड फूड प्राइज कब मिला इनको, 1996 के अंदर मिलता है। की ट्रेट ऑफ सुपर राइस वेराइटीज इंक्लूड टू 20 to 25% yield, higher yield, better plant architecture, stress tolerant and improve grain quality। तो देखो बच्चों सुपर राइस है ना, उसकी खोज किसने किया, इसको बनाया किसने था, GS खुश ने, गुरुदेव सिंह खुश ने। कब बनाया था, 1989 में बनाया। ठीक है, 1989 में बनाया। कहाँ बनाया था, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मनीला फिलीपींस में बनाया। इसके लिए इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिलता है, वर्ल्ड फूड प्राइज मिलता है। ठीक है, कब मिला, 1996 में मिला था। जो अपने सुपर राइस की विशेषताएं क्या है, एक तो इसके द्वारा अपने जो इल्ड है ना बच्चों, क्या होती है अपने 20 to 25 जो परसेंटेज है वो इल्ड अपने को ज़्यादा मिलती है। ठीक है, प्लांट की जो आर्किटेक्चर है वो भी अच्छी होती है, प्लांट स्ट्रेस टॉलरेंट होता है, और इम्प्रूव ग्रेन क्वालिटी, और ग्रेन क्वालिटी भी क्या इसमें मिलती है अपने को, अच्छी मिलती है। ठीक है, सुपर राइस के बाद में नेक्स्ट आता है बच्चों जिसका नाम क्या है, गोल्डन राइस। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस को डेवलप किसने किया, इंगो पोट्रिकिस। इंडो पोट्रिकस कहाँ के बच्चों, स्विट्जरलैंड के। और एक साइंटिस्ट और है जिनका नाम क्या है, पीटर बेयर। ध्यान रखना, एक तो अपने इंगो पोट्रिकस है, और एक अपने पीटर बेयर, एक स्विट्जरलैंड के और एक कहाँ के, जर्मनी के। इन्होंने डेवलप किया गोल्डन राइस को। कब किया गया, ईयर था 2000, 2000 का टाइम था। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया। इसमें अपने को क्या मिलता है बच्चों, प्रो विटामिन ए, मतलब विटामिन ए की मात्रा अच्छी मिलती है। बीटा कैरोटीन जो अपने विटामिन ए का सोर्स होता है, जो प्रीकर्सर होता है अपने विटामिन ए का, वो अच्छी मात्रा में मिलता है। ठीक है, इसमें जो येलो और ऑरेंज कलर होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, बीटा कैरोटीन की वजह से। जो अपने गोल्डन राइस है ना, उसका कलर भी क्या होता है बच्चों, गोल्डन कलर होता है, और वो किसकी वजह से होता है, अपने बीटा कैरोटीन की वजह से। इसमें कुछ जीन इंसर्टेड किए गए जिनका नाम क्या है, PSY से जिसको हम बोलते हैं, PSY मतलब फाइटोन सिंथेस। ठीक है, जो अपने को कहाँ से मिलता है, अपने डेफोड डेफोडिल से अपने को मिलता है। डेफोडिल जो प्लांट है उससे अपने जीन निकाला गया है, इसका नाम क्या है, PSY। और इसको अपने इंट्रोड्यूस किया गया किसके अंदर, गोल्डन राइस के अंदर। ठीक है, एक अपने आता है क्या, CRTL जीन भी है, जो अपने सोइल बैक्टीरियम है जिसका नाम क्या है, इरविनिया यूरिडोवोरा, उससे अपने को मिलता है CRTL जीन। टोटल जीन इंसर्टेड, टोटल कितने जीन इंसर्ट किए गए, 7 जीन इंसर्ट किए गए। फ्रॉम 4 फ्रॉम द बीटा कैरोटीन एंड 3 फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड आयरन थ्रू द फेरिटीन। बीटा कैरोटीन कंटेंट होता है इसमें क्या, 1 to 1.6 ppm। गोल्डन राइस है ना, उसके अंदर अपने क्या होता है, 2 up to 37 ppm अपने को क्या मिलता है, आयरन भी मिलता है। तो देखो अपन देखते हैं, सबसे पहले वापस देख लेते हैं एक बार गोल्डन राइस के बारे में। देखो दो साइंटिस्ट आते हैं बच्चों गोल्डन राइस से रिलेटेड। एक का नाम क्या है, इंगो पोट्रिकस। क्या नाम है, इंगो पोट्रिकस। और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, पीटर बेयर। इन दोनों ने मिलकर क्या क्या किया था, गोल्डन राइस की खोज की। क्या किया, गोल्डन राइस की खोज की। ये जो गोल्डन राइस है ये अपने एक जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है, मतलब GM क्रॉप है। ठीक है, कौन सी क्रॉप है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है, मतलब इसका जो जीन है उससे छेड़छाड़ की गई है। इसमें मेनली अपने को क्या मिलता है बच्चों, इसमें अपने को येलो कलर मिलता है। कौन सा कलर मिलता है, येलो कलर मिलता है।
क्योंकि इसमें अपने विटामिन ए अच्छी मात्रा में होता है। इसमें क्या पाया जाता है बच्चों, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, बीटा कैरोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसमें क्या किया गया बच्चों, जो जीन डाले गए ना वो कौन से अपने, एक तो अपने जीन है जिसका नाम है PSY जीन, और एक जीन है उसका नाम क्या है CRTL जीन। ये जो CRTL जीन है ये सोइल बैक्टीरियम जिसका नाम है इरविनिया यूरिडोवरा से डाला गया, और PSY एक प्लांट से डाला गया जिसको हम बोलते हैं डेफोडिल। ठीक है, टोटल अपने 7 जीन को इंसर्टेड किया गया, जिसमें से अपने जो 4 जीन है ना वो तो किससे रिलेटेड है बच्चों, बीटा कैरोटीन से रिलेटेड है, और अपने 3 जीन है वो किससे रिलेटेड है बच्चों, आयरन से रिलेटेड है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो गोल्डन राइस है ना उसके अंदर अपने क्या कौन कौन उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, तो अपन बता सकते हैं इसमें एक तो अपने विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है, साथ में इसमें क्या पाया जाता है बच्चों, आयरन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, विटामिन ए और आयरन है, ये दोनों अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं किसमें, गोल्डन राइस में। तो ये आपको याद रखना है कि गोल्डन राइस की खोज किसने की, इंगो पोर्ट्रिकस ने की और पीटर बायर ने की। इसमें विटामिन ए और आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें ये एक टाइप की GM क्रॉप है। इसमें 2 तरह के जीन काम में लेते हैं, इनका नाम क्या है, PSY जीन और CRTL जीन। ये अपने को ध्यान रखना है, जो PSY जीन है वो डिफोडिल से इंसर्टेड किया गया है, और CRTL जीन है वो कहाँ से लाया गया, अपने इरविनिया यूरिडोवरा से अपने इंसर्टेड किया गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों, अगला अपने आता है इंडियन बासमती राइस, जिसको अपन सेंटेड पर्ल भी कहते हैं। जो इंडियन बासमती राइस है उसका अपने करेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें अपने इंक्लूड होता है अपने एक्स्ट्रा लॉन्ग सिलेंडर ग्रेन, जिनकी जो साइज होती है वो क्या होती है बच्चों, 6.6 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है। डबलिंग इन लेंथ व्हेन कुक्ड, जब अपन इनको कुक करते हैं पकाते हैं तो उनकी लेंथ क्या हो जाती है, अपने डबल हो जाती है। सॉफ्ट फ्लफी टेक्सचर मिलता है अपने को, डिलीशियस टेस्ट मिलता है, सुपीरियर एरोमा मिलता है, और डिस्टिंक्ट फ्लेवर मिलता है। ठीक है, जो इंडियन बासमती राइस है उसमें सबसे बड़ी विशेषता तो बच्चों यही है कि इसका जो साइज है ना वो क्या होता है अपने 0.6 मिलीमीटर है ना, उससे भी बड़े साइज के होते हैं अपने। और जब अपन क्या करते हैं इसको पकाते हैं तो इनकी साइज और भी इंक्रीज हो जाती है ना। इसका जो टेक्सचर है वो फ्लफी होता है ना, डिलीशियस टेस्ट मिलता है, सुपीरियर एरोमा और डिस्टिंक्ट फ्लेवर अपने को मिलता है। द एरोमा ऑफ बासमती राइस इज ड्यू टू 2 एसिटाइल 1 प्रोलीन। ये काम की चीज आई अपने, देखो जो अपने बासमती राइस है ना उसमें जो सुगंध आती है, एरोमा आती है, वो किसकी वजह से आती है बच्चों, एक अपने इसके अंदर कंटेंट पाया जाता है, इसका नाम क्या है, 2 एसिटाइल 1 पायरोलिन। क्या नाम है बच्चों, 2 एसिटाइल 1 पायरोलिन। उसकी वजह से क्या होता है अपने बासमती राइस में एरोमा मिलती है, सुगंध आती है। हरियाणा शेयर द हाईएस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ द बासमती राइस फॉलो बाय द पंजाब। ध्यान रखना सबसे ज्यादा अपने बासमती राइस इंडिया में कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो अपन बता सकते हैं हरियाणा में होते हैं। ठीक है, फर्स्ट रैंक पर कौन है, हरियाणा है, और सेकंड रैंक पर कौन है बच्चों, पंजाब है। The state that have been granted geographical indication GI tag for the basmati rice in India are the Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Western UP, Delhi एंड जम्मू एंड कश्मीर। देखो अपने जो GI टैग है ना उसको जो बासमती राइस है बच्चों, बासमती राइस उसको अपने GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, GI टैग मिला हुआ है, पर ये किसी एक स्टेट को नहीं मिला, ये ग्रुप ऑफ स्टेट्स को मिला है, कई सारी स्टेट को मिला है। जिसमें बच्चों अपने देखो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाला अपने हरियाणा भी है, हरियाणा के अलावा बच्चों पंजाब भी है। ठीक है, पंजाब के अलावा अपने क्या है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उसके अलावा अपने वेस्टर्न यूपी है, वेस्टर्न यूपी भी है ना, दिल्ली है, उसको भी अपने मिला हुआ है क्या, GI टैग फॉर बासमती राइस। एंड J&K जम्मू और कश्मीर है, उसको भी क्या मिला हुआ है बच्चों, बासमती राइस के लिए GI टैग मिला हुआ है। जो अपने सऊदी अरेबिया है ना, इट इज़ द टॉप इंपोर्टर ऑफ द बासमती राइस फ्रॉम द इंडिया। और इंडिया से सबसे ज़्यादा अपने
जो इंपोर्ट कौन करता है सबसे ज्यादा अपने बासमती राइस कौन खरीदता है, तो अपन बता सकते हैं बच्चों सऊदी अरेबिया खरीदता है। कौन खरीदता है? सऊदी अरेबिया खरीदता है। तो अपने ये हो गया अपने बासमती राइस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों क्रॉपिंग सिस्टम। हाँ तो बच्चों अपन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, इसका नाम क्या है? क्रॉपिंग सिस्टम। देखो अपने जो राइस व्हीट का जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है ना, इट इज द लार्जेस्ट क्रॉपिंग सिस्टम इन इंडिया। इन इंडिया द एरिया ऑफ द राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम इज अराउंड 13.5 मिलियन हेक्टेयर एंड द 10 मिलियन हेक्टेयर इज एंडोगैंगेटिक प्लेन। ध्यान रखना अपने जो राइस, ठीक है, और राइस के बाद में अपन क्या ग्रो करते हैं बच्चों? व्हीट ग्रो करते हैं, ठीक है। ये जो अपने क्रॉपिंग सिस्टम है ना, ये इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे अपने लार्जेस्ट क्रॉपिंग सिस्टम है। इंडिया में अपन 13.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया के अंदर अपन क्या करते हैं? केवल राइस और व्हीट उगाते हैं। केवल और केवल दो क्रॉप उगाते हैं, पहले राइस फिर अपन व्हीट। खरीफ में राइस लगा लिया, फिर रबी में क्या लगा दिया हमने? व्हीट लगा दिया, ठीक है। उसमें से अपने 13.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया में से जो अपने 10 मिलियन हेक्टेयर एरिया है ना, वो तो केवल और केवल कौन सा है बच्चों? अपने एंडोगैंगेटिक प्लान, जो अपने गंगा का बेसिन है ना, वो वाला आता है। जैसे अपने यूपी से लेके अपने बिहार और वेस्ट बंगाल तक का जो एरिया जाता है, ये सारा अपने आ जाएगा किसमें? 10 मिलियन हेक्टेयर एरिया जिसमें अपने राइस व्हीट का ग्रो किया जाता है। अब देखते हैं बच्चों हार्वेस्टिंग, राइस क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बारे में देखते हैं। पेडी क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड एट 21 to 23% मॉइस्चर कंटेंट इन द ग्रेन। जो अपने ग्रेन है उसमें क्या रहे? 21 से 23% जब मॉइस्चर रहता है ना, तो अपन क्या करते हैं? इसमें हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। एवरेज हार्वेस्ट इंडेक्स ऑफ राइस इज 40%। हार्वेस्ट इंडेक्स कितनी मिलती है बच्चों इसमें अपने को? 40% मिलती है। हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होती है बच्चों? अपने अपने जो इकोनॉमिक इल्ड अपॉन बायोलॉजिकल इल्ड होती है, क्या होती है अपने? इकोनॉमिक इल्ड अपॉन बायोलॉजिकल इल्ड। तो ये अपने को कितनी मिलती है इसके अंदर? मेनली 40% ही मिलती है। मतलब अपने को 40% तो क्या मिलती है इसमें? ग्रेन मिलते हैं। और 60% अपने को क्या मिल जाएगा बच्चों? इसमें अपने को इसका जो रॉ मटेरियल मिलेगा, चारा मिलेगा। कॉमर्शियल यील्ड ऑफ द पेडी इज रिपोर्टेड एट 14% मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट एक मेज में होता है इसमें 15.5%। कॉमर्शियल यील्ड है वो अपने को कितनी मिलती है? रिपोर्टेड इज द 14% मॉइस्चर कंटेंट। देखो जो अपने मॉइस्चर कंटेंट कॉमर्शियल यील्ड के लिए अपने कितनी रखी जाती है बच्चों? 14% रखी जाती है। मतलब अगर अपने को जब इसको अपने को बेचना होगा तो उस टाइम अपन 14% के लगभग अपन मॉइस्चर इसमें रखते हैं। राइस हस्क कंटेन 18% सिलिका। Rice husk has 20% S, 90% of which is silica. The silica content in the raw rice uh, generally ranges from 5 to 10%। ध्यान रखना राइस का जो हस्क है उसके अंदर अपने को क्या मिलता है बच्चों? 18% तो अपने को क्या मिलती है? सिलिका मिलती है। और राइस हस्क में क्या होती है? अपने 20% एस होती है, मतलब 20% राख होती है। और उसमें से जो राख होती है ना, उसमें भी 90% के रूप में क्या पाई जाती है बच्चों? सिलिका ही पाई जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती है बच्चों। पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन, ठीक है, राइस क्रॉप से रिलेटेड अपने कुछ पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन है। फर्स्ट अपने आता है, इसका नाम क्या है? हलिंग। हलिंग क्या होता है अपने? द ग्रेन और कैरियोप्सिस ऑफ राइस इज टाइटली इनक्लोज बाय द लेमा एंड द पेलिया, कलेक्टिवली कॉल्ड द हल। हल अपन किसको बोलते हैं? जो अपने ग्रेन होता है ना या कैरियोप्सिस होता है राइस का, उसमें अपने दो बार क्या पाए जाते हैं? दो अपने छिलके पाए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं या लेमा और पेलिया, ठीक है। एक को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? लेमा। और एक को अपन क्या बोलते हैं? पेलिया बोलते हैं। और इन लेमा और पेलिया को अपन कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बच्चों? हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल। द प्रोसेस ऑफ रिमूव द हस्क और हल फ्रॉम द पेडी इज कॉल्ड द हलिंग। और जब इस
हल को अपन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ये प्रोसेस हमने क्या कहलाती है बच्चों, हलिंग कहलाती है। हल को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, हलिंग कहलाता है। हलिंग कन्वर्ट पेडी इनटू द ब्राउन राइस। हलिंग की वजह से अपने जो पेडी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपने ब्राउन राइस में या हस्क्ड राइस में कन्वर्ट हो जाता है। द एवरेज हलिंग परसेंटेज इज द 66% या 2.3% ऑफ द पेडी। जो अपने इंडिया में अपन जो हलिंग करते हैं वो कितना रखते हैं अपन, 66% अपन हलिंग करते हैं, या अपन बोल सकते हैं 2.3% ऑफ हलिंग की जाती है ऑफ द पेडी की। तो हलिंग समझ में आ गया, क्या करना, हल को रिमूव करना। कितनी होती है, 66% या 2.3% हमने हलिंग की जाती है। हलिंग के बाद में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, इसका नाम क्या है बच्चों, मिलिंग। द रिमूव ऑफ ब्रेन लेयर एंड द एम्ब्रियो फ्रॉम द ब्राउन राइस इज कॉल्ड द मिलिंग। ठीक है, अपने देखो जो एम्ब्रियो है उसके बाद लेमा और पेलिया पाए जाते हैं, है ना। और लेमा और पेलिया के अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर अपने होती है अपने ब्रेन लेयर, क्या पाई जाती है, ब्रेन लेयर। जब अपन इस ब्रेन लेयर को, जैसे अपन ने इस बार के लेमा पेलिया को रिमूव कर दिया, तो इसको तो हमने क्या बोल दिया, हलिंग बोल दिया। जब हमने लेमा और पेलिया के अंदर की जो ब्रेन लेयर है, ठीक है, ये जो ब्रेन लेयर है हमने इसको रिमूव कर दिया, तो हम इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, इसको अपन बोलेंगे मिलिंग। इसको क्या बोलेंगे अपन, मिलिंग बोलेंगे। मिलिंग प्रोड्यूस द वाइट राइस बाय रिमूव द आउटर लेयर। ठीक है, और इस आउटर लेयर को रिमूव करने के बाद में अपने क्या बनता है, वाइट राइस बनता है। क्या बनता है बच्चों, वाइट राइस बनता है। नेक्स्ट अपने आता है, उसका नाम क्या है, पॉलिशिंग। फर्दर रिफाइंड द मिल्ड राइस टू गिव ए ग्लोसी अपीयरेंस इज कॉल्ड द पॉलिशिंग। अब जो मिल्ड राइस होता है ना, मतलब मिलिंग कर दी, जैसे अपने क्या किया, सबसे पहले जो लेमा और पेलिया को रिमूव कर दिया, हलिंग कहलाया। फिर हमने उसके बाद में जो अंदर की जो लेयर है इसको भी रिमूव कर दिया, क्या कहलाया, मिलिंग कहलाया। मिलिंग करने के बाद में अपन क्या करते हैं, जो राइस है, जो वाइट राइस बचता है, इस वाइट राइस में अपन क्या करते हैं बच्चों, इसकी पॉलिशिंग करते हैं। ठीक है, इसकी पॉलिशिंग की जाती है। इट इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द स्मूथिंग एंड रिमूव द रिमेनिंग ब्रान ऑफ द राइस। और इससे अपने जो व्हाइट राइस है वो क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, चमकदार दिखाई देता है। क्योंकि जो चमकेगा वो क्या होगा बच्चों, बिकेगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको अच्छे से पॉलिशिंग करते हैं ताकि अच्छे से चमके और अच्छी कीमत मिले हमें। नेक्स्ट अपने आता है क्या, पॉलिशिंग ए प्री मिलिंग हाइड्रोथर्मल, सॉरी, पर बॉइलिंग। पर बॉइलिंग क्या होता है अपने, पर बॉइलिंग अपने ए प्री मिलिंग हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट इन विच पेडी इज सोक्ड स्टीम एंड ड्राइड improve the milling quality and nutrient value. Vitamin and micronutrients are generally present in the aileron layer of the rice grain and move into the grain during the parboiling. It conserves the vitamin B. तो परमोइलिंग क्या होता है बच्चों, जब अपन राइस के अंदर मिलिंग करते हैं ना, मिलिंग मिलिंग से पहले अपन क्या करते हैं, उसको अपन एक हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट देते हैं। कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब अपन इसको क्या करेंगे, गर्म जो स्टीम होती है, ठीक है, गर्म जो स्टीम होती है उसके संपर्क में अपन लाते हैं। फिर अपन इसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अपने कुछ जो न्यूट्रिएंट्स है वो कंजर्व हो जाते हैं, विटामिन बी है उसका कंजर्वेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने प्रोसीजर क्या कहलाती है बच्चों, पर बॉइलिंग कहलाती है। नेक्स्ट अपने आता है, द एल्यूरोन लेयर एंड द एम्ब्रियो आर रिमूव ड्यूरिंग द पॉलिशिंग ऑफ राइस ग्रेन। ऑल ग्रेन constitute except carbohydrate are reduced during the polishing process. This result in the loss of the vitamin B, particularly vitamin B or thiamine. The deficiency which cause the disease or is called the beriberi, and individual who consume the polished rice continuously. अब बच्चों क्या होता है, देखो जब अपन क्या करते हैं, ये एल्यूरोन लेयर होती है ना, एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर ये जब रिमूव हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, स्पेशली विटामिन बी की कमी हो जाती है, किसके अंदर, राइस में। ठीक है, और अब जो व्यक्ति केवल राइस ही खा रहे हैं, ठीक है,
अपने पॉलिश राइस खा रहा है जिसमें अपने क्या है विटामिन बी की कमी है, तो उसमें विटामिन बी की कमी से होने वाली डिजीज हो जाएगी, इसका नाम क्या है बच्चों, बेरी बेरी। समझ में आया? जो पॉलिश राइस होती है उसको खाने की वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है अपने अंदर, विटामिन बी डिजीज हो सकती है। जो व्यक्ति केवल और केवल राइस कंज्यूम कर रहा है और कोई अदर क्रॉप नहीं कंज्यूम कर रहा, ठीक है, तो उसमें विटामिन बी की कमी हो जाएगी, उसका नाम क्या होगा, बेरी बेरी। Rice kernel with 75% or more of the average length of the wool kernel is called head rice. The average head rice recover is about 66 percentage. अब देखो बच्चों आगे अपन देखते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन। जो अपन ने अलग अलग ऑपरेशन देखे, इनका ऑर्डर क्या रहता है। सबसे पहले अपन देखते हैं पेडी, जिसको हम बोलते हैं क्या, रफ राइस बोलते हैं। इस पेडी से अपन क्या मिलेगा अपने को, ब्राउन राइस मिलेगा आफ्टर हलिंग। हलिंग के बाद में अपन क्या करेंगे, उसमें मिलिंग करेंगे। मिलिंग करने के बाद में क्या मिलेगा अपने को, व्हाइट राइस मिलेगा। व्हाइट राइस में अपन क्या करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, तो पॉलिशिंग के बाद में क्या मिलता है अपने को, पॉलिश राइस मिलता है। तो समझ में आया? देखो सबसे पहले अपने क्या है, ये अपने राइस है, राइस के ऊपर अपने क्या है ये बच्चों, ये अपने हो जाएगा लेमा और पेलिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हस्क बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, हस्क बोलते हैं। ठीक है। और इस हस्क के अंदर अपने क्या होता है, इस हस्क के अंदर अपने पाया जाता है बच्चों, ये जो एक लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। ठीक है, ये एल्यूरोन लेयर पाई जाती है। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इस हस्क को रिमूव करते हैं। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं सबसे पहले अपन इस हल को रिमूव करते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, इस चीज को अपन बोलते हैं हलिंग। क्या बोलते हैं, हलिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद में अपन इस एल्यूरोन लेयर को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मिलिंग। क्या बोलेंगे अपन, मिलिंग। उसके बाद में जो अपने को राइस मिलेगा उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, व्हाइट राइस। और इस व्हाइट राइस में अपन क्या करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं। पॉलिशिंग करेंगे तो उससे अपने को क्या मिलेगा, पॉलिश राइस मिलेगा। और पॉलिश राइस में बच्चों कौन सी विटामिन की कमी पाई जाती है, विटामिन बी की कमी पाई जाती है। और पॉलिश राइस खाने की वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है, उसका नाम क्या है, बेरी बेरी डिजीज हो जाती है। कौन सी डिजीज होती है, बेरी बेरी डिजीज। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक सबसे पहले एक नोट है और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोट हमने क्या है, द कुकिंग क्वालिटी ऑफ राइस डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ द एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। जो हमने कुकिंग क्वालिटी होती है ना राइस की, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, अपने एमाइलोज पर और एमाइलोपेक्टिन पर, कि राइस के अंदर अपने एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन कितना है, उसके आधार पर अपने कुकिंग क्वालिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, द जिलेटिनाइजेशन temperature of rice starch is influenced by the amylose and amylopectin content. The average gelatinization temperature of rice is 70 to 74 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जो अपने जिलेटिनाइजेशन टेम्परेचर होता है ना राइस स्टार्च के लिए, वो इन्फ्लुएंस किससे होता है बच्चों, एमाइलो और एमाइलोज पेक्टिन से, एमाइलो और एमाइलोपेक्टिन के कंटेंट से होता है। एवरेज जो हमने जिलेटिनाइजेशन टेम्परेचर है राइस का, वो अपने कितने डिग्री पर होता है, 70 टू 74 डिग्री टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, जिलेटिनाइजेशन मतलब जब अपन राइस को अपन जब गर्म करते हैं तो चिपचिपा हो जाता है ना, उससे हमने जिलेटिन कंटेंट बाहर निकलता है। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं बच्चों जिलेटिनाइजेशन, जो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, एमाइलोज पर और एमाइलोपेक्टिन कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों कुछ 5-7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है और फिर अपने कंप्लीट हो जाएगा राइस क्रॉप। वीड मैनेजमेंट इज द सीरियल प्रॉब्लम। सबसे पहले तो अपने को देखना है कि जो वीड मैनेजमेंट है वो राइस में सबसे बड़ी समस्या रहती है। कौन सी कंडीशन में रहेगी, अपने अपलैंड राइस के अंदर रहेगी। ठीक है, उसके बाद में अपने किस में रहेगी, डायरेक्ट सीडेड राइस में रहेगी। ठीक है, जो अपने अपलैंड राइस मतलब विदाउट वाटर लॉग राइस होगा, उसमें सबसे बड़ी समस्या रहती है, उसका नाम क्या है बच्चों, अपने वीड मैनेजमेंट की, उसमें सबसे ज़्यादा अपने वीड लगते हैं। ग्रेन लेंथ ऑफ एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस, जो अपने एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस होगा ना, उसकी ग्रेन लेंथ कितनी होती है अपने 7.5 मिलीमीटर से भी ज़्यादा। वैसे अपन ने देखा है कि जो बासमती राइस है उसकी साइज 6.66 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है,
और अगर आपसे पूछा जाए एक्स्ट्रा लॉन्ग जो अपने राइस होगा उसकी ग्रेन लेंथ कितनी हो जाएगी अपने 7.5 मिलीमीटर से ज़्यादा। द ओपेक एरिया इज द ट्रांसुलेंट एंडोस्पर्म ऑफ द राइस इज नोन एज द वाइट बेली। नेक्स्ट बच्चों अपने आता है द एरोबिक राइस सिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं ARS, वाज ओरिजिनेटेड इन द चाइना। जो अपने एरोबिक राइस सिस्टम है जिसको अपन ARS बोलते हैं, वो सबसे पहले ओरिजिनेट कहाँ पर होता है? अपने चाइना में होता है। स्पेशलाइज्ड टूल ऑफ द डायरेक्ट सीडेड राइस कल्टीवेशन दैट साइमल्टेनियसली प्लांट राइस सीड एंड स्प्रे प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, लक्की सीड ड्रिल। ठीक है, ध्यान रखना अपने एक स्पेशल टूल होता है किसके लिए? अपने जिसके जिसके द्वारा अपन डायरेक्ट सीडेड राइस के अंदर अपन काम में लेते हैं, उसका नाम क्या है बच्चों? लक्की सीड ड्रिल। ठीक है, तो लक्की सीड ड्रिल के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? सीड को डायरेक्टली अपन राइस के जो सीड है उनको डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं? फील्ड के अंदर अपन डाल सकते हैं। नेक्स्ट अपने आता है टिप बर्न ऑफ पेडी। पेडी में जो टिप बर्न डिजीज होती है ना, वो किसकी वजह से होती है? अपनी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। किसकी वजह से होती है? अपने ऑक्सीजन की कमी से हो जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्लैक एरोमा राइस इज ग्रोन इन द मणिपुर वेयर इट इज नोन एज चकाओ। ठीक है, ध्यान रखना अपने वाई ब्लैक नॉर्मली जो अपने क्या होता है? अपने जो राइस होता है वो वाइट कलर का होता है, सबको हम सबको पता है। बट कुछ राइस होते हैं वो क्या होते हैं? अपने ब्लैक कलर के होते हैं। और ये अपने कहाँ ग्रो होते हैं? मेनली होते हैं अपने मणिपुर रीजन में। और इनका नाम क्या है बच्चों? चकाऊ। क्या नाम है? चकाऊ। चकाऊ क्या है? अपने ब्लैक एरोमेटिक राइस है जिसका नाम क्या है? चकाऊ। तो ये अपने बच्चों राइस क्रॉप कंप्लीट हुई। अपन ने टोटल 4 क्लासेस में राइस क्रॉप को कंप्लीट किया है। बट अपन ने इसमें कंप्लीट पोर्शन को, इसकी जितनी भी अपने कल्टीवेशन से रिलेटेड जितने भी इसकी टेक्निक्स है, सारी चीज़ को अपन ने अच्छे से कवर किया है। इस तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि सारी की सारी वीडियोस जो हमारी आप तक पहुंच सके और आप उसको तुरंत देख सके। थैंक यू सो मच बच्चों।